So hello friends, welcome once again to our revolutionary ज्ञान चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से। हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ लिए थे चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का, जो अपना न्यूट्रिशन था। अभी पढ़ने वाले हैं और उसका सेकेंड टॉपिक जो है अपना रेस्पिरेशन। फर्स्ट टॉपिक में देख लिए थे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक में देख लिए थे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन में क्या हुआ, जो अपना भोजन खाए, फूड ब्रेक डाउन होकर के एब्जॉर्ब होकर के कहाँ तक पहुँचा, सेल तक पहुँचा, एब्जॉर्ब होकर के सेल तक ब्लड पहुँचाया। अब उस न्यूट्रिएंट्स का क्या होगा, उससे एनर्जी अपन को प्रोवाइड करना है। लाइफ प्रोसेस में जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो इस प्रोसेस के थ्रू होगा। अब वही देखेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में कि एनर्जी कैसे बनता है। वो जो अपना न्यूट्रिएंट्स यूज़ किया था उसका यूज़ करके जो सेल तक पहुंचा था उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो इस चैप्टर में यही देखेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन क्या होता है कि ये जो ना बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लिविंग सिस्टम के अंदर हो रहा है, इसलिए ठीक है। और बायोकेमिकल प्रोसेस, केमिकल इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे केमिकल एनर्जी में चेंज होगा। यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होने वाला है फूड का ऑक्सीडेशन के थ्रू, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन के थ्रू। आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे रेस्पिरेशन में क्या क्या आता है। रेस्पिरेशन मेनली टू प्रकार का होता है, आप लोग को पता ही होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आगे वाले स्लाइड में देखते हैं अपन, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप का हो सकता है भाई साहब? मेनली दो प्रकार का होता है, एक होता है एरोबिक एंड एरोबिक एंड दूसरा होता है एनएरोबिक। अब देखिए यहाँ पे अपन जो भोजन खाए थे वो ब्रेक डाउन हुआ, सिंपलर कंपाउंड में कन्वर्ट होकर के एब्जॉर्ब हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन से, जैसे कि अपन लोग देखे थे न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था कार्बोहाइड्रेट अपना। अब ये ग्लूकोज जो है ना, ये एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है बॉडी में वो देखते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस देखिए, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज एंड लाइसिस मतलब टूटना। अब ये ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज में C6H12O6 फॉर्मूला था, O6। अभी देखिए कितने कार्बन था, 6 कार्बन। अब ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे टूटना है, और ये होता कहाँ है, ये चीज इंपॉर्टेंट रखेगा। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। ये देखिए ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिए। तो क्या होगा, 6 कार्बन वाला कंपाउंड टूट करके ये ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ये पायरुवेट बनाएगा। ये क्या बनाएगा, पायरुवेट बनाएगा। अब ये पायरुवेट जो है ना 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, 3 कार्बन प्लस 3 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। पायरुवेट यहाँ पे बनेगा, होगा एंड यहाँ पे कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। अब ये पायरुवेट जो है ना 3 अलग अलग प्रोसेस के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। देखिए अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, मतलब अगर पायरुवेट का ब्रेकडाउन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अभी पिछले पेज में देखे, एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मतलब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होगा इथेनॉल में। इथेनॉल जो है 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स है, ये इथेनोइक वही अल्कोहल है, ऑल मतलब अल्कोहल, केमिस्ट्री वाले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। इथेनॉल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में देखिए पायरुवेट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या क्या बनाया, इथेनॉल बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया एंड एनर्जी का प्रोडक्शन किया। यहाँ पे बहुत कम मात्रा में एनर्जी बनता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। अब देखिए दूसरा कंडीशन ये है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स। देखिए ये कंडीशन कब आएगा, जब आप विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं या फिर कोई हैवी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। उस कंडीशन में अगर जितना भी अपने बॉडी में एनर्जी है वो खत्म हो गया, तो उस कंडीशन में अपने मसल्स सेल्स में भी एनएरोबिक रेस्पिरेशन होना चालू हो जाता है। तुरंत के तुरंत एनर्जी चाहिए इसलिए। अब देखिए इस कंडीशन में क्या क्या बनेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, याद रखिए। ये मसल सेल्स में हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी रहेगी उस कंडीशन में लैक्टिक एसिड बनाएगा
एंड यहाँ पे कुछ एनर्जी बनाएगी जो अपन रिक्वायरमेंट करेंगे, जैसे कि आप दौड़ रहे हैं उस कंडीशन में ये प्रोसेस हो सकता है, या फिर आप विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी ऐसा वर्क कर रहे हैं जिसमें एनर्जी की जरूरत है, उस कंडीशन में होगा 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल से लैक्टिक एसिड होता है। अब याद रखिए यही लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है कहाँ पे, मसल्स में, इसलिए मसल्स में दर्द होता है। कोई भी एक्सरसाइज करिएगा, जैसे कि कोई भी जिम ज्वाइन करता है 2-4 दिन शुरू में देखते हैं कितना दर्द होता है, या फिर आप रनिंग कर रहे हैं तो शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो दर्द क्यों होता है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज किया तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी थी, तो पायरुवेट जो है ना वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करा इसने, और लैक्टिक एसिड बना लिया। यही लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हो जाता है मसल्स में एंड यही पेन कॉज करता है, पेन या फिर एंड पायरुवेट जो है ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंप्लीटली एंड वाटर एंड प्लस यहाँ पे एनर्जी। याद रखिए एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज जो है ना, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज लगभग अगर उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू तो 36 to 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनाता है। देखिए कितना ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन हो रही है, जबकि इस कंडीशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में उतना एनर्जी नहीं बनता, यहाँ पे मेनली 2 एटीपी ही बन पाता है। देखते हैं आगे वाले स्लाइड में टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन डिटेल में देखते हैं, वही यहाँ पे समझाया गया है, एनसीईआरटी से फॉलो कर रहे हैं अपन, एनसीईआरटी का पूरा ये लाइन है। देखिए द फूड मटेरियल टेकन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के दौरान क्या किया आपने, फूड मटेरियल टेक किया, ठीक है, और वो जो है ना सेल के पास पहुंचा, सेल के पास ब्लड पहुंचाया, फिर उसका क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन होगा सेल में बाय द प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, लाइफ प्रोसेस चलाने जैसे कि आप सांस लेते हैं उसमें भी चाहिए, हार्ट अपना काम करता है उसमें भी चाहिए है, उसके बाद आपका न्यूरॉन्स काम करता है, नर्वस सिस्टम ब्रेन वाला, उसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब लाइफ प्रोसेस में जो भी प्रोसेस हो रहा है लाइफ को चलाने के लिए सब में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, रेस्पिरेशन के थ्रू मिलेगा। इसलिए बोलते हैं रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल। याद रखिए ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस है, ब्रीदिंग सांस लेना एंड छोड़ना को ब्रीदिंग कहते हैं, जबकि रेस्पिरेशन जो ना बायोकेमिकल है, ये सेलुलर लेवल पे होता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है, एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। ठीक, वही लिखा है इन केस द फर्स्ट स्टेप इन ब्रेक डाउन। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा एंड ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ये कन्वर्ट होगा पायरुवेट में 3 कार्बन है, एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं इस प्रोसेस को, ग्लूकोज जो है ना वो कन्वर्ट होगा काहे में, पायरुवेट में, पायरुवेट में। ग्लूकोज 6 कार्बन था इसमें और ये C3 3 कार्बन है इसमें, ठीक है, इसको प्रोसेस, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस याद रखिए आगे काम देगा। ग्लाइकोलाइसिस ये होता क्या, कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में होता है भाई साहब, ठीक है। अब द दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। फर्दर पायरुवेट जो है ना कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल, याद रखिए फर्मेंटेशन बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पिरेशन को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, यीस्ट में होता है ये, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ये होता कहाँ है, यीस्ट में होता है, क्योंकि ये अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए इसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, देख चुके हैं पिछले स्लाइड में। अब रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं। अब देखिए ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन। अब देखिए ये एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा है, तो अगर पायरुवेट मॉलिक्यूल जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, पायरुवेट 3 कार्बन है, ये कन्वर्ट हो, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ये भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा एंड बहुत सारा एटीपी बनाएगा। एटीपी याद रखिए 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर हुआ तो वो 36 to 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है, एटीपी बनाता है। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो ना एनर्जी करेंसी है, याद रखिए एनर्जी करेंसी है अपने सेल का, क्या है, एनर्जी करेंसी है सेल का, एटीपी एनर्जी करेंसी अपने सेल का। देखिए वही बता रहा है कि अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, पायरुवेट अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी दे रहा है तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन दैट ऑफ द एनारोबिक प्रोसेस। देखिए ना वहाँ पे एनारोबिक में 2 एटीपी बन रहा था, एरोबिक में यहाँ पे देखिए 36 to 38 एटीपी बन रहा है। इतना डिफरेंस है, ऑक्सीजन की कितनी ये रिक्वायरमेंट है अपने बॉडी में, ये यहाँ से आप कन्वर्ट देख सकते हो। अनदर पाथवे भी है जो आपने देखा मसल्स में जो हो रहा था, ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन
हेयर पायरुवेट जो है ना वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में और यही क्रैम्प करवाता है, याद रखिए। विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। दिस बिल्ड ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स, जो एक्यूमुलेट हो जाएगा ये लैक्टिक एसिड अपने मसल्स में, तो मसल्स पेन, मसल्स क्रैम्प होने लगता है, ठीक है। अब देखिए एटीपी का फुल फॉर्म क्या है भाई साहब, याद रखिए एडिनोसिन ई से ट्राई, ई से फॉस्फेट। ये बनता कैसे है, देखिए आपका जो भी न्यूट्रिएंट्स लिए थे, न्यूट्रिएंट्स का जब ब्रेकडाउन हुआ रेस्पिरेशन में तो एनर्जी बनी। अब एनर्जी स्टोर्ड होता है एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो एडीपी मॉलिक्यूल्स है, एडीपी क्या है, एडेनोसिन डाई फॉस्फेट, डाई मतलब यहाँ पे 2 फॉस्फेट है एंड यहाँ पे एक और फॉस्फेट, इसको सिंगल फॉस्फेट को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं। ये दोनों मिल करके एटीपी बना लेगा, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाया, ठीक है। जो एनर्जी रिलीज हुआ वो ये एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेगा। अब जब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो ये एटीपी डायरेक्ट यूज हो सकता है, कोई भी प्रोसेस में ये एटीपी डायरेक्ट यूज हो सकता है, इसलिए एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। देखिए यहाँ पे बोले द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जब सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुआ वो इमीडिएटली यूज हो जाता है किसके सिंथेसिस के लिए, एटीपी मॉलिक्यूल्स के सिंथेसिस के लिए, राइट। विच इज यूज्ड एज अ फ्यूल, याद रखिए फ्यूल की तरह यूज होता है, जितना भी सेलुलर एक्टिविटी हो रहा है ना उसके लिए यूज होता है ये एटीपी इन दिस प्रोसेस। अब यहाँ पे याद रखिए एटीपी ब्रोकन डाउन एंड गिव राइज टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब जो भी सेलुलर एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए है उस कंडीशन में क्या होगा, ये एटीपी जो अपने बनाया था उसका ही ब्रेक डाउन होगा जो एनर्जी प्रोवाइड करेगी, इसके थ्रू जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो रिएक्शन के थ्रू वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब देखिए एटीपी के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एटीपी इज एनर्जी करेंसी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एनर्जी करेंसी है मोस्ट सेलुलर प्रोसेस का, डायरेक्टली यूज होता है इसका, ठीक है, एनर्जी करेंसी याद रखिए। The energy released during the process of respiration is used to make an ATP. रेस्पिरेशन के दौरान जो भी एनर्जी रिलीज हुआ था वो ये एटीपी बनाने में यूज हो जाता है। अब ये एटीपी यूज हो कभी भी कर सकते हैं, जब भी जरूरत होगा एनर्जी की तो ये एटीपी डायरेक्ट यूटिलाइज हो सकता है। देखिए एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके एनर्जी ये एटीपी बना लिया, ठीक है। एंडोथर्मिक प्रोसेस याद रखिए एक एटीपी जो है ना ये कितने एनर्जी के बराबर है, 30.5 के जी पर मोल इतना रिलीज कर सकता है, 1 एटीपी इतना एनर्जी रिलीज कर सकता है, ठीक। देखिए और कुछ देखते हैं रेस्पिरेशन के बारे में, कुछ और अंदर देखते क्या है इसमें। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए, टू इंश्योर देर इज सफिशिएंट, इसलिए सफिशिएंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलनी चाहिए बॉडी को ताकि एनर्जी का प्रोडक्शन होता रहे। वी हैव सी दैट प्लांट एक्सचेंज, प्लांट भी गैसियस एक्सचेंज करते रहता है स्टोमाटा के थ्रू, ठीक है, एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस भी रहता है जो इंश्योर करता है ऑल सेल दैट आर इन कंटेक्ट विथ एयर, ताकि गैसियस एक्सचेंज होते रहे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड बाय डिफ्यूजन एयर, और यहाँ पे डिफ्यूजन के क्योंकि डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है ना, जितना भी प्लांट है वो डायरेक्ट एयर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, इसलिए डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ पे एक्सचेंज होता है, स्टोमाटा के थ्रू भी होता है यहाँ पे, ठीक है। दे कैन गो इनटू सेल, और वो सेल में जाएगा, अवे फ्रॉम द सेल आउट इनटू द एयर, सेल में जाएगा, सेल से बाहर भी जा सकता है डिफ्यूजन के थ्रू। द डायरेक्शन जो ना डिफ्यूजन का वो डिपेंड करेगा कि इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है। देखिए रात के समय में क्या होता है, when there is no photosynthesis, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं है, मतलब CO2 की जरूरत नहीं है उसको, तो नाइट में क्या होगा, प्लांट जो है ना वो CO2 रिलीज करेगा, इसलिए बोलते हैं नाइट में पेड़ पौधे CO2 रिलीज करते हैं, एंड दिन में जो CO2 बन रहा होगा सिंथेसिस में वो चूंकि उस CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वो CO2 दिन में रिलीज नहीं करता है, जबकि दिन में क्या रिलीज करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ऑक्सीजन रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, O2 रिलीज होती है, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का, आप देखा था उसमें, तो O2 रिलीज होती है डे टाइम। एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, एनिमल में अलग ऑर्गन है इसके लिए, इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें लंग्स वगैरह आ जाएगा, अलग से दिया गया है। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो भी है कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेते हैं, बट एनिमल दैट लाइव इन वाटर, जो वाटर में, देखिए टेरेस्ट्रियल मतलब जो
धरती पे जो मिट्टी पे रहते हैं वो एनिमल क्या करते हैं, सांस लेते हैं ऑक्सीजन। जबकि पानी में रहने वाला एक्वाटिक एनिमल जो भी है वो क्या करता है, पानी में जो भी ऑक्सीजन से घुला हुआ है, मिक्स है, वही ऑक्सीजन लेगा। और यही कारण है कि वो, आप देखिएगा किसी मछली को एक्वेरियम में या फिर उसमें देखिएगा तो मुंह जल्दी जल्दी खोलता है, वो करता है पानी अंदर लेता है बाहर करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वाटर में कम है, इसलिए उसको आप देखिएगा जल्दी जल्दी वो अपना मुंह खोलता है, पानी लेता है, फिर से वो करता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ कम है, इसलिए ऑक्सीजन जो भी डिजॉल्व होगा वाटर में। देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या है जगह, उनसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेजल कैविटी, ये जो है नेजल कैविटी। उसके बाद आता है आपका माउथ कैविटी, जो कि ये है आपका माउथ कैविटी। उसके बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स जो ना कॉमन है दोनों के लिए। फेरिंग्स से फूड भी आता है एंड फेरिंग्स से एयर भी आता है, दोनों के लिए ये कॉमन है। उसके बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आता है ट्रैकिया, ये ट्रैकिया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद आता है ब्रोंकियोल्स, उसके बाद प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकियोल्स वगैरह आ जाता है, ब्रोंकाई डिवाइड होकर के ब्रोंकियोल्स बनाता है। एंड ये कहाँ पे ओपन होता है, ओपन होता है एल्वियोलर सैक में। मिलियंस ऑफ एल्वियोलर सैक है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है ताकि ऑक्सीजन का जो भी डिफ्यूजन हो रहा है वहाँ पे वो आसानी से हो सके। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा रहेगा उतना इफेक्टिवली ऑक्सीजन का यहाँ पे डिफ्यूजन होगा, ट्रांसफर होगा। ये देखिए ट्रैकिया में ना, ट्रैकिया में सी शेप कार्टिलेज होते हैं, सी शेप कार्टिलेज होते हैं, सी शेप कार्टिलेज होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। ये क्या करता है, ये ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। मान लीजिए आप सांस जोर से ले लिए, कोलैप्स हो सकता है, उसके लिए यहाँ पे ये ट्रैकिया को यहाँ पे एक याद रखिए, यहाँ पे दिया गया है कार्टिलेज का एक रिंग। उसके बाद ये दोनों, ये कहाँ पे, ये दोनों लंग्स हो गया आपका, एंड लंग्स के ऊपर में रिब्स, ये डायफ्राम। सांस जब लेते हैं डायफ्राम ऊपर, डायफ्राम नीचे जाता है एंड रिब्स ऊपर की तरफ रहता है, ताकि स्पेस वहाँ पे बढ़ सके, आसानी से सांस ले सके। आगे देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। देखिए ह्यूमन में क्या होता है, एयर अपने बॉडी के थ्रू लिया, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू अंदर लिया, द एयर पास थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर दैट आर प्रेजेंट इन द पासेज। याद रखिए फिल्टर होता है, यहाँ पे एयर रहता है नॉस्ट्रिल्स के अंदर में, एयर के अंदर यहाँ पे छोटा छोटा क्या रहता है, यहाँ पे हेयर। ये हेयर क्या करता है, जो भी अपना डस्ट पार्टिकल गया, कोई भी माइक्रोब्स गया, उसको वहीं पे रोक लेता है। द पासेज इज ऑल्सो लाइंड विद द म्यूकस, म्यूकस के थ्रू भी लाइंड रहता है प्रोसेस। उसमें क्या होगा, जो भी डस्ट हुआ वो सब फंस जाएगा वहाँ पे हेयर। द एयर पासेज थ्रू द थ्रोट इनटू द लंग्स, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज देखिए ये प्रेजेंट रहता है थ्रोट में। दीज इंश्योर दैट द एयर पास डज नॉट कोलैप्स, जो एयर का पासेज हो रहा है वो कोलैप्स ना हो पाए। Within the lungs, the passage divided into a smaller and finally terminate होता है एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई बोलते हैं। एंड सिंगुलर एक एल्वियोलाई को एल्वियोलस बोलते हैं, याद रखिए एक को एल्वियोलस बोलते हैं, ठीक। The alveoli provide a surface where the exchange of gas can take place, क्योंकि मिलियंस ऑफ एल्वेलाई प्रेजेंट है दोनों लंग्स में, और वो बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है इफेक्टिवली गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। एंड उसका वॉल जो है ना, ये एल्वेलाई वो कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, कि ऑक्सीजन कहाँ, ब्लड में ही जाना है एंड ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी से लाएगा लंग्स, और लंग्स में क्या करेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का बोलेगा चल तू पहले प्रोसेस में निकल, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ज़्यादा जरूरत नहीं है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। एच वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर व्हेन वी ब्रीथ इन, जब सांस लेते हैं वी लिफ्ट, ये रिब्स, रिब्स ऊपर जाते हैं, ये डायफ्राम नीचे, रिब्स ऊपर जाता है, ये अपन को पता है। क्योंकि air is sucked into the lungs and fills and expands, ये सब ठीक है। The blood brings carbon dioxide from the rest of the body for release into the alveoli, ये पता है, ब्लड जो है ना पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंचाता है, तब वो बाहर निकल जाएगा। एंड ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड, जो भी सांस लिया एंड वहाँ पे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन है वो कौन ले लेगा, ब्लड के थ्रू टेकन अप हो जाएगा। एल्वियोलर ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल का जो देखिए ये जो था आपका एल्वियोलाई था, इसके चारों साइड बहुत सारा ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहता है, तो क्या करेगा, ऑक्सीजन को धनाधर ले लेगा। अब आगे देखते हैं कैसे लेता है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज में, वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, बाइंड, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ऊपर बाइंड करवाता है। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन जो ना 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। आगे देखते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कर देगा जहाँ पर भी जरूरत होती है ऑक्सीजन की, जहाँ जिस सेल के पास भी जरूरत, देखिए अब यहाँ से ऑक्सीजन का ट्रांसफर क्या हुआ, ऑक्सीजन ब्लड ले लिया,
अब ब्लड क्या करेगा, ये ऑक्सीजन हर एक सेल के पास ले जाएगा। ब्लड क्या करेगा, ऑक्सीजन को हर एक सेल के पास ले जाएगा, एंड वहाँ पे सेल सेल के पास ले जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी बनेगी। एटीपी एनर्जी करेंसी है अपने बॉडी का, एनर्जी करेंसी है। और सेल में जहाँ पर भी एनर्जी की जरूरत होगी ये एनर्जी। अब देखिए हीमोग्लोबिन का क्या रोल है, ये देखते हैं। रोल ऑफ हीमोग्लोबिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन जो है ना, एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन से बाइंड करता है। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को ले जा सकता है एक हीमोग्लोबिन। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेफ्ट आउट, जब सांस लेते हैं छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ वॉल्यूम जो ना हमेशा लंग्स में रह जाता है, उस वॉल्यूम को देखिए पूरा सांस लिए और छोड़ने के बाद भी कुछ एयर रह जाता है लंग्स में, उसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। देर इज सफिशियंट टाइम, अब उसको सफिशियंट टाइम मिल जाता है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने के लिए, कहाँ, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज, जैसे ही लार्ज होता है बॉडी का साइज, डिफ्यूजन प्रेशर्स अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन तो हो रहा था, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन चूंकि आप सांस लिए तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लंग्स में ज़्यादा है एंड ब्लड में मान चलिए कम है, तो सिंपल डिफ्यूजन शुरू होगा। लेकिन लार्ज एनिमल में देखिए इतना सारा ऑक्सीजन को अकेले डिफ्यूजन नहीं होगा, इसलिए अपने में एक एडवांस लेवल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने ऊपर बांधेगा, बोलेगा चल बेटा चल आ जा, ठीक है। और जहाँ पर भी जरूरत होगी इस ऑक्सीजन को, वहाँ पे ब्लड ट्रांसपोर्ट कर देगा, क्योंकि ब्लड में आरबीसीज है भाई साहब। अब ये आरबीसीज में क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन से 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। अब देखिए बोल रहा है कि टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में डिलीवरी करना है। इंस्टीड रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं हीमोग्लोबिन को, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ देगा रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको बोलते हैं, लोग कंफ्यूज हो तो याद रखिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन को बोलते हैं। टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू टिश्यू, जहाँ पर भी जिसको पहुँचाना होगा वहाँ पे पहुँचा देगा। हीमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, एफिनिटी मतलब उसमें बांधने की क्षमता ज़्यादा होती है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं भाई साहब, आरबीसी रेड ब्लड प्रेजेंट होते हैं। अब चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा डिजॉल्व होता है किसमें, वाटर में, इसलिए ये आसानी से मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन डिजॉल्व फॉर्म और ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगा एंड आसानी से ये ट्रांसपोर्ट हो सकता है, ठीक है। देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डिड यू नो मोर, देखिए टोबैको जो भी आप यूज़ करते हैं, या तो टोबैको या फिर चबा रहे हैं, या फिर सिगरेट के रूप में, या फिर सिगार के रूप में, या फिर बीड़ी के रूप में, हुक्का गुटखा जो भी है वो हार्मफुल है। ये सब से बचना है स्टूडेंट लाइफ में या किसी भी लाइफ में, ये सबको हाथ ही लगाना ही नहीं है। टोबैको से दूर रहिए, ये कैंसर करता है, लंग्स डिजीज करता है, बहुत सारा हार्ट प्रॉब्लम कॉज करता है, लिवर प्रॉब्लम हो जाता है। स्मोकलेस टोबैको इज ऑल्सो मेजर रिस्क फैक्टर फॉर द हार्ट अटैक, याद रखिए ये हार्ट अटैक आजकल समझ रहे हैं, हार्ट अटैक आया मतलब गया काम से, ठीक है। स्ट्रोक, पल्मोनरी डिजीज, जो भी पल्मोनरी ये लंग्स से रिलेटेड डिजीज है वो, सेवरल फॉर्म ऑफ कैंसर हो सकता है टोबैको वाले पदार्थ से। देर इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर, जो टोबैको चबाता है उसके कारण वो हो जाता है। इसलिए स्टे हेल्दी, जस्ट से नो टू द टोबैको एंड इट्स, ठीक है। अब देखिए ये बोलते हैं स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, सब जानते हैं। देखिए स्मोकिंग में क्या, आपने धुआं लिया, आपको पता है अपने एयर के पासेज जो था उसमें क्या प्रेजेंट था, एयर प्रेजेंट था। अब आप देखिए धुआं ले रहे हैं अंदर, ये एयर तुरंत खत्म। म्यूकस प्रेजेंट था, जो कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह अंदर अगर मान के लिए पहचान चला गया या डस्ट पार्टिकल चला गया उसको रोक रहा था, उसको भी डैमेज आपने पहुंचा दिया। तो फाइनली लंग्स कैंसर एक मेजर प्रॉब्लम इसका क्या है, जो स्मोकिंग करते हैं, इसलिए बोलते हैं स्मोकिंग, स्मोकिंग injurious to all, right? The upper part of respiratory tract provide with a small hair like structure, जो क्या क्या जल जाएगा, सीलिया बोलते हैं hair like structure को। These cilia help in removal of germ, dust particle and other harmful particle from inhaled air. Smoking destroy करता है this due to the germ dust, अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये हेयर, उसके कारण क्या होगा, ये हेयर डिस्ट्रॉय एक बार हो गया तो डस्ट पार्टिकल जो भी केमिकल हार्मफुल केमिकल है वो लंग्स में डायरेक्ट जाएगा एंड इफेक्ट करेगा लंग्स को।
देखिए एक और पॉइंट, इफ द एल्वेलर सरफेस वेयर स्प्रेड आउट, अगर अपने एल्वेलाई को स्प्रेड किया तो ये कितना एरिया, देखिए 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर कर लेगा, समझ सकते हैं कितना होगा। इसलिए इतना ज़्यादा सरफेस एरिया होने के कारण ऑक्सीजन आसानी से डिफ्यूजन के थ्रू एंड हीमोग्लोबिन पे बाइंड होकर के, याद रखिए एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं। कितनी बार बता दिया, याद हो ही गया होगा। ठीक है, अब देखिए समरी, ये चैप्टर खत्म हो गया, बस इतना ही था, आपको 10th में इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा, शॉर्ट टाइप हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आपसे एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, पूरा एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं। रेस्पिरेशन देख चुके हैं, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, बायो इसलिए चूंकि बॉडी में अंदर हो रहा है, केमिकल मतलब ये एनर्जी में कन्वर्ट, एनर्जी रिलीज होता है बाय द ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, जो भी फूड आपने फूड को ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्व किया था, सिंपलेस्ट फॉर्म आपका ग्लूकोज था, ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन होगा आपका रेस्पिरेशन में, हर एक सेल में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी, डिपेंड करेगा कंडीशन क्या है पीछे आप सब। अब देखिए दो प्रकार का रेस्पिरेशन पढ़े थे, एरोबिक एनारोबिक। अब कभी कभी क्या करता है कि डिफरेंस पूछ लेता है, तो आप लोग चार्ट बना करके डिफरेंस आंसर दीजिएगा। देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एन एरोबिक ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो आपको बताए थे, अगर कंप्लीट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो रहा है तो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनाता है। यहाँ पे ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता है एनएरोबिक वाले कंडीशन में। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें इंड प्रोडक्ट क्या क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा था, साथ में एनर्जी रिलीज हो रही थी। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में देखिए इंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एटीपी, यहाँ एटीपी का प्रोडक्शन होगा। एंड यहाँ पे इन प्रोडक्ट क्या था, या तो इथेनॉल था, अगर फर्मेंटेशन हो रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट में, तो इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। लैक्टिक एसिड कब बनेगा, जब अपन मसल्स में हो रहा है एनएरोबिक टाइप का रेस्पिरेशन, तब लैक्टिक एसिड वहाँ बनेगा, और यही एक्यूमुलेट होकर के बॉडी क्रैम्प करवाता था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनता ही है इसमें भी। अब देखिए यहाँ पे लॉट ऑफ एनर्जी बनती है, लगभग लगभग 36 to 38 एटीपी, यहाँ पे ओनली 2 एटीपी बनता है, इसलिए एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम बन रही है। देखिए इट अकर्स इन प्लांट एंड एनिमल, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ कहाँ होता है, प्लांट में भी होगा एंड एनिमल में भी होगा। प्लांट में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, प्लांट को जितना एनर्जी चाहिए रहता है अपने वो भी एनर्जी का रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी का, वो भी सांस तो नहीं लेता लेकिन ऑक्सीजन उसके अंदर भी है, ऑक्सीजन का यूज वो भी करता है रेस्पिरेशन के लिए, एटीपी बनाने के लिए। एंड यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा बैक्टीरिया में एंड ह्यूमन मसल सेल्स में, जो भी मसल्स है मसल सेल्स में होता है एनारोबिक। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, एनर्जी उतना नहीं बचा है, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन चालू हो जाता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में लैक्टिक एसिड बनेगा, वो एक्यूमुलेट होगा, समझ ही सकते हैं एक्यूमुलेट जब होता है तो कितना ज़्यादा पेन होता है। अब देखिए यहाँ पे 6 कार्बन का मॉलिक्यूल्स था, ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ये एनर्जी बन गया। ये भी क्या करता है, ये इथेनॉल बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिए एनर्जी डिफरेंस, एन एरोबिक में कितना कम बन रहा है जबकि एरोबिक में कितना ज़्यादा बन रहा है। तो इस यूनिट में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगता है कि हमारा वीडियो, आपका जो भी डाउट था इस चैप्टर से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड, लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड, वो क्लियर हुआ तो सब्सक्राइब करिए आगे आने वाले वीडियोस के लिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर और भी अच्छा आप दूसरे लोग को भी जोड़ना चाह रहे हैं तो ये वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली मेम्बर के साथ में, कलीग के साथ में। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट, अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन के लिए इंतजार कर रहा है, वहाँ पे जा करके कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे बात करना चाहते हैं या फिर कॉल करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल करना। अगर ये पीपीटी आपको चाहिए है, पीडीएफ फॉर्म में आप ये चाहिए है आपको ये नोट्स, तो आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी थैंक यू, सब्सक्राइब करिए।